और एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बजट पेश हुआ है, बहुत उम्मीदें बजट से होती हैं। इस बार चुनाव को लेकर भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं, तो किस तरह से इस बजट को देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से कई घोषणाएं की गई। सिंचाई विभाग के लिए क्या कुछ कहा गया, हरियाणा में किसानों की बेहतरी के लिए सिंचाई के जरिए किस तरह की और कोशिशें की जाएंगी, उस पर और एक बयान आया मुख्यमंत्री का, वो आपको सुनाते हैं। 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना नदी के मानसून अवधि के दौरान अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस अवधि में पानी का प्रवाह 24,000 क्यूसेक से अधिक हो जाता है। थोड़े समय के लिए उपलब्ध इस अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाएगा और पानी की कमी वाले जिलों भिवानी, चरखी दादरी व हिसार में सिंचाई के लिए पानी ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में पानी ले जाने के लिए भी पाइपलाइन राजस्थान द्वारा बिछाई जाएगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि अतिरिक्त पानी को संग्रहित किया जाए और कृषि व पीने के उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाए और साथ साथ बाढ़ की संभावना भी कम हो जाएगी और ईच ड्रॉप मोर क्रॉप इस लेकिन एक विषय ऐसा है हरियाणा के बजट में, चाहे कोई भी सरकार हो, पिछले कई सालों से उसके लिए बजट में प्रावधान जरूर किया जाता है और उतना ही किया जाता है जितना चला आ रहा है, और वो है एसवाईएल का मुद्दा। एसवाईएल पर भी बात हुई सदन के अंदर, चाहे कोई भी वित्त मंत्री अपने अपने वक्त में रहा हो, लेकिन वह एसवाईएल का जिक्र जरूर करता है। तो आज क्या कुछ कहा गया एसवाईएल को लेकर, हम वो आपको मुख्यमंत्री का बयान सुनाते हैं जब वो बजट पेश कर रहे थे, और उसके बाद फिर यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। रावी ब्यास नदी प्रणाली के पानी में हरियाणा के वैध हिस्से का उपयोग करने के लिए एसवाईएल नहर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। एसवाईएल के निर्माण के लंबे समय से लंबित मामले में समाधान के लिए पंजाब और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। इस प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए वर्ष 24-25 के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय को जारी रखने का प्रस्ताव। तो हरियाणा का बजट पेश हुआ, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बजट को लेकर। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हमारे साथ हैं बीजेपी से, रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ हैं कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी साहब हमारे साथ हैं इनेलो से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट गुरदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। रविंद्र ढुल जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। पहली प्रतिक्रिया आपकी आ गई होगी बजट को, आपने जितना भी मौका मिला आपने इस बजट को गहराई से देखा है, लेकिन ये जो किसानों के लिए आज कई घोषणाएं हुई हैं, सिंचाई विभाग के लिए हुई है, सिंचाई से नहरों के अंदर जो सुधार किया जाएगा सिंचाई के लिए, उस पर जो बात हुई, और एसवाईएल का मुद्दा, क्या कभी ऐसा वक्त आएगा हरियाणा में जो एसवाईएल का मुद्दा सुलझ पाए और किसानों की बेहतरी के लिए पानी की जो किल्लत कुछ एरियाज में हमारे होती है, दक्षिण हरियाणा की हम बात करें, तो वहां पर राहत मिल पाए? देखिए, जहाँ तक बात है एसवाईएल की मुद्दे की, वो तभी सुलझ सकता है जब केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की नीयत साफ हो। जब तक केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की नीयत साफ नहीं है, तब तक इसके मुद्दे के सुलझने की कोई संभावना फिलहाल है नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल क्लियर कह चुकी है कि कंस्ट्रक्शन होगा, सब चीज़ें होंगी, लेकिन बावजूद उसके जो है ना, इसकी कोई संभावना इसलिए नहीं है। यह हर बार ही, जैसे ये 100 करोड़ रुपए वाला जो प्रावधान है, मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूँ, लगातार ये रखते हैं और हर बार ये लैप्स होता है। वो ऐसा नहीं है कि नहीं रखते, ये हमेशा रखते हैं, हर साल रखते हैं, हर साल इसको इशू बनाया जाता है और उसके बाद में लैप्स हो जाता है ये बजट। तो इसकी कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है कि कल को यदि एसवाईएल की एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की बात आती है, कोई भी चीज़ आती है, तो हरियाणा के पार्ट के अंदर तो पहले से कंस्ट्रक्टेड है, पंजाब के अंदर नहीं है। पंजाब के अंदर इसे डेमोलिश कर दिया गया, पूरी तरह से इसे पाट दिया गया था, तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत पंजाब में है, हरियाणा के अंदर नहीं। तो ये एक प्रकार से जो है ना, ये दिखा करके ऐसा किया जाता है कि जैसे हमें 100 करोड़ रुपए से एसवाईएल का बना देंगे, या वो है। इन्हें पता होना चाहिए कि हरियाणा का पार्ट जो है एसवाईएल का कंस्ट्रक्टेड था, जब पंजाब का बनेगा उसके बाद केवल हरियाणा को रिपेयरिंग की जरूरत है जी। अब आ जाती है बाकी की चीजें, कैनाल सिस्टम वाली जो सुधार की चीजें हैं, जिस प्रकार की बातें ये करते हैं, तो कैनाल का भी सुधार या कोई भी चीज है, अपग्रेडेशन जो है, ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर साल हर वर्ष सभी सरकार कैसे कह लीजिए, सभी विभाग जो है आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर कार्य किया जाता है हमेशा। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि यमुना के अंदर इन्होंने कहा कि भाई हम बाढ़ पिछली बार आई थी, उसके अंदर हम काम करेंगे, देखना चाहेंगे हम किस प्रकार से ये काम करेंगे। हम तो स्वागत करेंगे यदि एक्चुअल में जो है जिस प्रकार से भारी भरकम उस समय पर पानी आता है और उस पानी को आप कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके यूटिलाइज करने का, हरियाणा के अंदर ही कोई प्रावधान बनाने का काम करें, बजाय इसके कि उसको आप उत्तर प्रदेश की तरफ घुसाने का प्रावधान करें, तो उससे हरियाणा के किसानों को अधिक फायदा होगा।
हम ये नहीं कहते कि किसी और को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप डाइवर्जन की बात करते हैं, हरियाणा की सीमा के अंदर यदि कोई पानी है तो उसको हरियाणा के अंदर लेकर के आने का काम आपको करना चाहिए, ना कि वहां लेकर के जाना के काम करना चाहिए, जिस तरह की पिछली बार इन्होंने करने का काम किया था जब उस समय पर बाढ़ आई थी। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। ठीक है सर। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, क्या कहेंगे आप? एसवाईएल का मुद्दा कब हल हो पाएगा? और जो सवाल अभी उठा दिए रविंद्र धुल जी ने सिंचाई व्यवस्था को लेकर, बाढ़ को लेकर, कि हम देख चुके हैं कि बजट में तो प्रावधान किए जाते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है कि हाँ इससे कुछ फायदा होने वाला है तो तब फिर हाथ खड़े कर दिए जाते हैं। देखिए, जहां तक सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से रावी ब्यास के पानी में हरियाणा के हिस्से का पानी दक्षिण हरियाणा की प्यासी धरती को, वहां के जरूरतमंद किसानों के खेतों तक पहुंचाने का सवाल है, वो मामला अदालती लड़ाई, बहुत लंबी अदालती लड़ाई के बाद लगभग सेटल हो चुका है। अब बचा है नहर का निर्माण। नहर का निर्माण करने में आज की तारीख में खुल्लम खुल्ला बाधा है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार। केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उस मामले को सुलटाने के लिए प्रयास कर रही है। मैं ये कहता हूं कि 100 करोड़ के प्रावधान पर रविंद्र जी सवाल न उठाते तो बहुत अच्छा लगता। कारण, क्योंकि रविंद्र जी तो वैसे मेरी पार्टी में भी रहे कुछ समय और कांग्रेस में भी रहे हैं, लोकदल में भी रहे हैं। सरकार किसी भी दल की रही हो, हरियाणा के किसान की भावनाओं और एसवाईएल के मुद्दे के प्रति गंभीरता के संकेत के रूप में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमेशा किया गया है। उसको दिखावा नहीं कह सकते, वो सरकारों की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जिस दिन नहर बननी शुरू होगी, हरियाणा में बनी हुई नहर को सुधारने के लिए, उसको ठीक करने के लिए 100 करोड़ में भी शायद काम ना चले, और भी पैसे की जरूरत होगी, तुरंत उपलब्ध कराएंगे। पंजाब को भी कहीं अगर देने की और जरूरत होगी, हम देंगे। लेकिन जैसे हमने अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई जीती है, जद्दोजहद करके हरियाणा के हितों की रखवाली की है, ठीक उसी तरह नहर का निर्माण भी एक न एक दिन हमारे हाथों से, हमारे सरकार में रहते होगा। एक बात जो यमुना के पानी की है जी, समझिए जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, वो कितनी उपयोगी बात है। यमुना में, यमुना का जो हमारा सिस्टम है, उसमें मानसून के दिनों में 8-10 दिन, 15 दिन इतना ज्यादा पानी आता है कि हम उसको खपा नहीं पाते, और वो पानी हमारे खेतों में, हमारे शहरों में भी बर्बादी लेकर के आता है, बर्बादी लाने की गुंजाइश रखता है, दम रखता है, और वो अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में भी जहां जहां उसको प्राकृतिक रास्ता मिलता है वहां तबाही मचाता है। बेहतरीन एक प्रस्ताव, एक एमओयू पर साइन हरियाणा की सरकार ने किए हैं, जिसमें दादरी, भिवानी और शायद नारनौल या हिसार, दादरी, भिवानी और हिसार जिलों में उस सरप्लस पानी को, जब इतना पानी होता है कि कुछ भी करके आप उसको खपा नहीं पाते, उस सरप्लस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से प्यासी जमीन तक व्यवस्थित तरीके से पहुंचाने का हम तंत्र खड़ा करेंगे। लेकिन पानी, नासिर भाई, कुछ दिन के लिए तो ऐसा होता है, आप कुछ भी कर लो फिर भी सरप्लस होगा। तो यह तय किया है कि फिर भी बचेगा तो भाई राजस्थान वालों, तुम भी पाइपलाइन बिछा लो, सरप्लस जितने दिनों में होगा आप भी ले जाना। रविंद्र जी ने ठीक कहा, पानी अगर है तो ये योजना तो बहुत बेहतर है, और इस पर काम हो जाता है कि जब इस पर जरूरत आती है तो फिर हम देख चुके हैं, बाढ़ की स्थिति देख चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये योजना तो पहली बार आई है, इस पर काम होगा। हम जो योजना लेकर आते हैं उस पर व्यवहार में काम करते हैं। बहुत बात इससे पहले के क्रम में लोन पर हुई, कर्ज पर हुई, कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज की देनदारी का हिस्सा बढ़ रहा है। मैं कर्ज पर एक बात कहता हूं, हरियाणा की किसी भी सरकार ने, आज की सरकार समेत, कर्ज लेना बंद कर दिया हो, लोन न लिया हो प्रदेश की तरक्की के लिए, ऐसा नहीं है। हर सरकार ने कर्ज लिया, लेकिन किस सरकार ने कितना लिया, कितना खुद पिया, कितना धरातल पर लगा दिया, इसमें अंतर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर। कर्ज के लिए जो मानक तय हैं कि जीएसडीपी का इतना प्रतिशत तक आप कर्ज ले सकते हैं, ठीक है सर, हमने कभी उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। पूर्व की सरकारें करती थी, और वो बात सच्ची है। नासिर भाई मुझे दे दीजिएगा 30 सेकंड और। एक हमारे यहाँ बहुत पुराना श्लोक है, महर्षि चारवाक हुए, उन्होंने कहा था, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। या कभी कभी इस श्लोक को पकड़ के हमारे दोस्त कहते हैं कि कर्ज लेके घी पी रहे हैं। साहब, अंतर है, हम कर्ज लेकर घी नहीं पीते, हम कर्ज लेकर मेडिकल कॉलेज, सड़कें, आरओबी, आरयूबी, यूनिवर्सिटीज ये बनाते हैं। हम किसानों के खेत में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। कर्ज लिया अगर,
तो समय पर लौटाया, कर्ज लिया तो मर्यादा में रहकर लिया, और जो ये कहते एक वाक्य और, कभी कभी ये कहते हैं कि बढ़ गया कर्ज। अरे भाई, गुमराह ना करो प्रदेश के लोगों को। आपके समय में, चाहे लोकदल हो चाहे कांग्रेस हो, आपके समय में जितना बजट होता था उसके अनुपात में अगर कर्ज को देखोगे तो हमें आप अपने से बेहतर पाओगे। ठीक है सर, मैं बजट भी तो कई गुना बढ़ गया। जी गुरदीप जी, कोई भी सरकार हो वो ये कहती है कि विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जनता के हितों के काम के लिए हर सरकार कर्ज लेती है, लेकिन हम का नियम भी है, बीजेपी का बार बार ये दावा है। नासिर भाई बस एक वाक्य, अर्थशास्त्र का नियम भी है, डेवलपमेंट के लिए कर्ज लेना, ठीक है, ये नियम सम्मत है, और बोरोइंग जहां तक पड़ी है, कर्ज लेते हैं जो निर्धारित किए गए हैं। हमारे जितने पैर हैं उतनी हम चादर में अपने पैर फैलाते हैं, इस तरह की बात। कर्ज लेकर घी नहीं पी रहे बल्कि विकास कर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं किसी भी सरकार के लिए कर्ज की स्थिति को, और फिर उस पर जो राजनीति होती है कि कर्ज में सरकार है, हर व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है, प्रदेश का या देश का? मैं कुछ हद तक इनसे सहमत हूं चौहान जी से, लेकिन मैं एक पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, फिर मैं स्टेट के परिप्रेक्ष्य में इस बात को करूंगा। जी जी जी। अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी इंडिया को वार्न किया है, मैं पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, इंडिया को वार्न किया है कि आपका कर्ज जो है टोटल 80% ऑफ द जीडीपी के करीब पहुंच गया है। जी ठीक है। और एक और मैं इसमें संज्ञान में लाना चाहूंगा कि एक जब अपना संविधान बन रहा था 1949 में, संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉ पास करने की कोशिश करी थी कि भाई एक जगह पे जाके लोन की लिमिट होनी चाहिए, उसके बाद उसको लोन को नहीं लेना चाहिए। जी ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, अब मैं अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का अभी जो लोन का जो प्रावधान जो बता रहे हैं कि बजट के हिसाब से 32% होना चाहिए, 26% है। ठीक, ये एक सुखद एहसास जरूर देता है, लेकिन ये चिंता का विषय भी साथ के साथ है, क्योंकि हम जो बजट में से 30-35 रुपए हमारे, अगर 100 रुपए की मैं बात करता हूं तो 35 रुपए हमारे पास या 36 रुपए, वो पिछले साल का बता रहा हूं, इस साल का तो मेरे ख्याल 40 से ऊपर हो गया, चाहे वो पिछली सरकारों की वजह से था या आज की सरकारों की वजह से। मैं किसी सरकार के ऊपर नहीं बात कर रहा, मैं फाइनेंशियल पैरामीटर्स इंडिपेंडेंटली अपनी प्रोफेशनल, ये लोन को, क्योंकि आज हम अगर 100 रुपया कमा रहे हैं उसमें से भी हम 20 तकरीबन 25-35 रुपया हम रीपेमेंट में कर रहे हैं, मींस कि आप 35 to 45% आप लोन रिपेमेंट में करेंगे। तो हम एज अ प्रोफेशनल सजेशंस तो यही रहेंगी कि भाई जरूरत है, आप विकास कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आपके सोर्सेज जो हैं जरूरी नहीं कि लोन से ही आए, आपको दूसरे लोक लुभावन ना करके अगर कहीं पर आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कलेक्शन के लिए तो वो भी जरूर करें। तो कंट्रोल ऑन बोरिंग्स जरूर करें। और सेकंड चीज मैं कहना चाहूंगा कि साथ साथ ये सारे परिप्रेक्ष्य में आप ले सकते हैं कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करें। इन्फ्लेशन चाहे वो, अगर हम बेनिफिट्स देते हैं लेकिन इन्फ्लेशन के बाद वो चीज़ें आम आदमी के लिए वो महंगी हो जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन है चाहे हेल्थ सेक्टर है हमारे। मैं जैसे भी मैंने पहले बताया था कि जो हम पॉलिसीज बनाते हैं उसको एग्जीक्यूशन लेवल पे लाके उसको ऑपरेट करना तक, उस तक तह तक जाके माइक्रो लेवल पे वो चेक किया जाए कि कितनी ऑपरेट हो रही है या कितनी एग्जीक्यूट हो रही है। आज की डेट में भी 50% से ज़्यादा फैमिलीज जो हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाती है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में ना वो सुविधा होती है ना ही वो लेवल होता है। इस तरीके से ही स्वास्थ्य का है, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा खर्चे हैं जो, और आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता भी है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से चाहे किसी भी स्टेट में आयुष्मान स्कीम भी है, आयुष्मान स्कीम्स में जाके आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो वहाँ पर जाके उसको भी अवेल करने में मुश्किल हो जाती है। हालांकि इस बजट में अभी मनोहर जी ने एक अच्छी बात लिखी है कि कैशलेस जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए वो प्रावधान लेकर आए हैं। तो और अगर मैं अब फार्मर्स के ऊपर आता हूँ, कई स्कीम्स हैं, मेरे ख्याल फार्मर्स को एजुकेट नहीं किया जाता या वो भ्रमित रहते हैं कि ये चीज़ें हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। हमारी तरफ से कोई कोचिंग क्लासेस या उनको एजुकेशन देने के लिए वो चीज़ें नहीं हैं। अब ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एपीएमसी है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, उसके बाद एसएफएसी है, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कॉरपोरेशंस, ई नाम है। ये हम लोगों को पढ़ने में मुश्किल होती है, आम लोगों को तो इसके लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे ही कुछ अवेयरनेस कैंप्स भी लगाए जाएं जिससे उन लोगों को अवेयर हो, चाहे पॉलिसीज पहले से चली आ रही हैं चाहे अभी न्यू आ रही हैं। अदरवाइज प्रावधान करते जाएंगे तो, लेकिन जब तक ग्रॉस रूट पे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि 49 to 50% की एग्रीकल्चर बेस्ड है,
और ये चीजें दूसरी बात मैं हरियाणा के लिए फिर से कहूंगा कि इस बारी लास्ट टाइम जब मैं आपके पास आया था तो मैंने कहा था कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसपे डेवलपमेंट होनी चाहिए जी। मैं जैसे पंचकूला की भी बात करी थी, पंचकूला में अभी एक दो चीज़ें लेकर आए हैं और नूहू में इन्होंने कॉरिडोर की या हवाई पट्टी की बात करी है, यमुनानगर में पट्टी की बात करी है। इस बारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात जरूर हुई है और ये एग्जीक्यूट हो। उसके बाद फिर मैं एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, इसका भी डाटा चेक किया जाए कि कितने लोगों ने इस पे अप्लाई किया और कितनों को मिले कागजों में और एक्चुअल में, ठीक है। और मैं एक हरियाणा के लिए एक स्पेशल, अगर मेरा सुझाव है, जो भी आप पॉलिटिकल पार्टी बैठे हैं, ये वैसे मेरा है, हालांकि हम पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ई टेंडरिंग वगैरह करते हैं, अगर अदर स्टेट्स में ई टेंडरिंग करते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी अदर स्टेट्स में थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, ठीक है। तो वो पॉइंट मैं सजेस्ट जरूर करूंगा। मैं इस किसी में भेदभाव के लिए नहीं कहता, लेकिन ये कि जो हरियाणा में, उससे क्या होगा, हरियाणा में रोजगार मिलेगा, हरियाणा की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट होगा अगर ई टेंडरिंग में थोड़ा सा लोकल को भी प्रेफरेंस दी जाएगी। मैं आता हूं सर आपके पास। रविंद्र ढुल जी, कर्ज पर बात चल रही थी और कर्ज हर सरकार लेती है, आपने भी लिया था अपने वक्त में, आप भी कहेंगे कि विकास के लिए लिया था। आपने दावा किया था कि आज हरियाणा का हर व्यक्ति बहुत ज्यादा कर्ज में डूबा हुआ है। पिछली बार काफी चर्चा चली कि हरियाणा पर 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया। तो आज के अनुमान किस तरह से आप देखते हैं कर्ज को लेकर? और आप सुन रहे थे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी को, उन्होंने कहा कि हम कर्ज लेकर घी नहीं पीते, हम विकास करते हैं। बस इसी का जवाब देना चाहता हूं मैं। कांग्रेस की सरकार जब गई, जब इनेलो की सरकार गई, उस समय पर 25,000 करोड़ कर्ज था। जब कांग्रेस की सरकार गई लगभग 67,000 करोड़ था जी। और आज 3.25 लाख करोड़ है। अब आ जाते हैं 67,000 से 3.25 लाख तक जो इन्होंने पहुंचा करके जो विकास किया है ना, इन्होंने शिक्षा की विशेष तौर पे बात की कि भी इन्होंने कुछ नहीं किया, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई, फलाना बनाई, दिक्कत बनाई। मैं कुछ चीज़ों का इनको उत्तर दूंगा। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई कांग्रेस ने, महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने बनाई 0। 12 नए गवर्नमेंट कॉलेज बनाए कांग्रेस ने, 154 नए पॉलिटेक्निकल कॉलेज बनाए कांग्रेस ने, 56 नई ITI बनाई, 4 नए गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग के कॉलेज बनाए कांग्रेस ने, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाया कांग्रेस ने, 2623 नए स्कूल बनाए कांग्रेस ने, एक जो है सैनिक स्कूल बनाया कांग्रेस ने, 6 नए सेंट्रल स्कूल बनाए कांग्रेस ने। इसके अलावा जो है मैं आपको बता दूं 6 मेडिकल कॉलेज बनाए कांग्रेस ने, एम्स 2 और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा बनाया कांग्रेस ने, ठीक है। 641 नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो आपके ग्रामीण जो होते हैं CHC और PHC, उसकी कंस्ट्रक्शन की गई कांग्रेस के समय पर। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने क्या बनाया? हर जगह पर 0, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, कोई नहीं। अब हमने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी, भाजपा उसको लेकर के हरियाणा से बाहर चली गई। अब आप देखिए, हमने 2600 नए स्कूल बनाए, इन्होंने 5000 स्कूल इनकी रैशनलाइजेशन की कथित नीति के तहत बंद करने का काम किया। हमने जो है PRT को नौकरी देने का काम किया। ये बता दें कि प्राइमरी टीचर यानी कि JBT लेवल पे एक भी टीचर की भर्ती इन्होंने की है क्या पिछले 9 साल में? एक का नाम जवाब दे दूं? बस एक का नाम बताएंगे, ये बताएंगे केवल एक का उत्तर देता हूं, ये एक का नाम बताएंगे, ये मुझे उत्तर देता हूं। ये फर्जी डाटा जो है ना, आदरणीय ढोल साहब, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बता दूं मैं आपको। मैं उत्तर दे दूं ना, जवाब सुनना चाहिए। इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप का भी बता दूं मैं आपको। जितना आपने कहा उतना सर, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपने सब कुछ किया है। आपने कहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। अगर मैंने ये वाक्य प्रयोग किया होता तो मैं जवाब देता। मैंने नहीं, आपने कहा है कि कर्ज लेके घी पहले वाले पीते थे, हम नहीं पीते। मैं बताता हूं, अरे सुनिए तो सही, मैं तो कंपैरेटिव डाटा लेकर आपके सामने बैठा हूं। मैं ये कह रहा हूं, जब आप ये कहते हैं कि आपने ये कॉलेज बनाया, ये यूनिवर्सिटी बनाई, हमने जो आपने बना दिया हरियाणा के लोगों को मिल गया, दिख गया, उसको हमने कभी इनकार नहीं किया। जो किया सो किया, लेकिन हमने आपसे ज्यादा किया आपने। और सुनिए, आपके शासनकाल में या 66 में हरियाणा बनने से लेकर हमारे सत्ता में आने तक मेडिकल कॉलेज कुल 6 बने। हमने 9.5 साल में इसमें जो है 9 और जोड़ दिए, आज 15 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में हैं। हमारे समय में आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके समय में उसकी घोषणा हुई, उसको अमल में लाने का काम हम कर रहे हैं। लेकिन मित्रवर,
हरियाणा में बागवानी का विश्वविद्यालय, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में बना तो मनोहर जी के शासनकाल में बना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बना तो इस सरकार में बना। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बना तो मनोहर जी के ने बनवाया। और इतना ही नहीं, श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय बनकर तैयार हुआ, उसने काम करना शुरू किया तो इस सरकार में वो शुरू हुआ। हाँ, कॉलेजों की आपने बात की कि हमने कॉलेज बनाए, इतने बनाए, आपने संख्या गिनवाई, मैं उसको काउंटर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मित्रवर एक हार्ड आंकड़ा है जिससे उन्होंने एक बात कही, एक वाक्य में आपने 5000 स्कूल बंद कर दिए, उन्होंने 2600 बनाए। सुनिए तो सही, हमने कोई स्कूल बंद नहीं किया, रेशनलाइजेशन की। जहां बच्चे थे, जहां आवश्यकता थी वहां स्कूल रहेगा, जहां बच्चे नहीं है वहां स्कूल रख के कांग्रेस चला सकते, हम नहीं चलाएंगे। हम हरियाणा के लोगों के हितैषी हैं, उनकी चिंता करने वाले। मैं बता रहा हूं कि कॉलेज किसने कितने बनाए। इन्होंने जितने कॉलेज बनाए आपके दर्शकों ने सुने, लेकिन एक आंकड़ा मैं दे रहा हूं, 1966 से लेकर मनोहर जी की सरकार आने तक हरियाणा में महिलाओं के जितने कॉलेज बने, टोटल कॉलेज जितने बने, उनसे कई गुना कॉलेज हमारे 10 साल के शासनकाल में हमने महिलाओं के डेडिकेटेड कॉलेज, महिला कॉलेज बनाए हैं साहब। वे धरातल पर हैं, काम कर रहे हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, किसान की बात करते हैं हमारे बहुत सारे मित्र, हमसे पहले ढुल साहब की सरकार थी ना, 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे। एमएसपी की सिफारिश, लागत से 1.5 गुना एमएसपी मिले, इसकी सिफारिश स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन जी ने इनके शासनकाल में की थी। ठीक, वो सिफारिश लागू हो उसके लिए मुख्यमंत्रियों की एक कमेटी मनमोहन सिंह जी ने बनाई, उसके चौधरी थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हुड्डा साहब की अगुवाई में बनी कमेटी कई साल तक एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लेकर बैठी रही। देसी में कहना हो तो टांड पे टांग कर राखी, खूंटी पे टांग कर राखी। वो सिफारिश लागू की तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। आपने उप मुख्यमंत्री को सुना, उन्होंने कहा 2 से ज्यादा फसलें किसी सरकार ने कभी खरीदी नहीं थी देश में एमएसपी पर। हरियाणा 14 फसलें एमएसपी पर खरीद रहा है। बताइए भाई, हरियाणा का किसान पूछता है बाजरा कभी एमएसपी पर खरीदते थे क्या? सूरजमुखी कभी लिया था क्या? सरसों एमएसपी पर कभी लिया था क्या? और आज के बजट में किसान को राहत दी है। मैं आपके साथ ही एक सवाल और जोड़ देता हूं चौहान साहब, क्योंकि हम जल्दी जवाब लेंगे। एक और आपने सुना होगा रविंद्र ढुल साहब की जो पेनल्टी थी और कर्ज पर जो ब्याज थी उसको भी माफ कर दिया गया, और वो भी करोड़ों रुपए की राशि होती है। तो ये किसान के फायदे की चीजें नजर आई बजट में आपको? कांग्रेस ने 2200 करोड़ के कर्ज माफ किए थे किसानों के। कांग्रेस ने किया उसकी, हाँ तो भर सुनिए नासिर जो आज कर दिया, नासिर इनका फर्जी एमएसपी का डाटा भी एक्सपोज कर रहा हूं। फर्जी कैसे है भाई? अरे सर रुकिए तो, फिर वो बीच में इंटरप्ट। देखिए, गेहूं की एमएसपी कांग्रेस राज में 126% बढ़ी है और भाजपा के राज में बढ़ी 39%। ये कहते हैं ना 1.5 गुना, ये मेरे को वो क्लैरिफाई करके बताएंगे। धान की एमएसपी कांग्रेस राज में 143% बढ़ाई गई, भाजपा के राज में केवल 54% बढ़ी है। सुनिए एक रुकिए सर, नहीं लागू किया, वो भी झूठ। अब सुनिए सर, आपने किया था क्या? हमने किया, ये तो स्वामीनाथन जी ने कहा। चौहान साहब एक बार सुन लीजिए, फिर आप थोड़ा सा अब उनके जो आपने आरोप लगाए, जो सवाल उठाए, उस पर जवाब भी सुन लीजिए। हाँ, गन्ने की जो है भाव जो है 165% कांग्रेस के समय में बढ़ा, भाजपा के समय में बढ़ा 19%। उसके अंदर कुछ बढ़ाने का कुछ घोषणा करी है इन्होंने कल, तो हो गया होगा उसको बढ़ा करके कुल 25%। क्या वो फर्क दिखता नहीं है? अब आ गई है बाजरा जैसी जितनी भी फसलें हैं। जिस समय पर हरियाणा में बाजरा की खरीद शुरू हुई, मतलब कि भाजपा की सरकार में, उसी समय में राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी वहां भी खरीद शुरू हुई। ये जो फर्जी है, झूठ बनाएंगे। सारा राजस्थान हरियाणा में बाजरा बेच रहा था। ये जो सारा राजस्थान नारनौल महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में बाजरा बेच रहा था। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। फर्जी डाटा से बहुत दिक्कत है। हमने 6 IMT बनाने का काम किया। ये बताएं कि कितनी मॉडल टाउनशिप बनाई है। उठा करके यहाँ पर इन्होंने कहा कि जी हमने खरखोदा में मारुति का प्लांट, इन्होंने कितने प्लांट इनके आए लेकर के आए, ये अपने नाम। नासिर भाई, हमारा एयरपोर्ट जेवर क्यों गया? एक सेकंड, ये उत्तर दे। मैं बताता हूँ ना, ये इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं ना। डोल साहब, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में क्यों गया हरियाणा से? अगर इनकी गहलोत सरकार राजस्थान में या इनकी पंजाब की सरकार बाजरा और सरसों
खरीद रही थी एमएसपी पर, तो ये सारे का सारा पंजाब और राजस्थान हमारे यहाँ बॉर्डर जिलों में आकर कहीं नारनौल में, महेंद्रगढ़ में, रेवाड़ी में वो बाजरा कैसे बेच रहे थे, सरसों कैसे बेच रहे थे, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं, कभी भी हरियाणा से बाहर किसी सरकार ने ना बाजरा खरीदा समर्थन मूल्य पर, ना सरसों खरीदी, ये रिकॉर्ड पर बात है। आज की बात, मैं अरे खरीदा होता तो दिख जाता ना महाराज, पता नहीं वो आपने कहां देख लिया, आपको भ्रम हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बजट है नासिर भाई, ये गांव गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला बजट है। हैप्पी योजना के तहत हरियाणा के अंत्योदय परिवारों के लोग तीर्थ यात्रा करेंगे। गरीब व्यक्ति की बिजली वो सस्ती हो गई है। जो कैटेगरी 1 के लोग हैं उनका जो घरेलू 2 किलोवाट तक के लोड वाले लोग हैं, टैरिफ 1 वाली जो कैटेगरी है, उनका एमएमसी चार्ज वो माफ कर दिया गया है। गांव से बाहर, फिरनी से बाहर जिनके डेरे हैं उनके लिए भी मुस्कुराने वाली बात है। डेरों पर अब बिजली पहुंचाने का खर्चा 3 किलोमीटर के दायरे तक वो सरकार वहन करेगी, लोगों को वहन नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के 5 नए शहरों में सिटी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू की जाएगी और इसी तरह से 8 नए पशु अस्पताल बनने जा रहे हैं। 18 औषधालय प्रदेश भर में पशुओं के बनने जा रहे हैं। गांव को सीधा लाभ होगा, किसान को, पशुपालक को सीधा लाभ होगा। 70 मोबाइल जो डिस्पेंसरीज हैं वो उनका एग्रीमेंट हो गया है। उनमें से अनेक, जैसे करनाल में से मैं आता हूं, असम से आता हूं, हमारे यहां वो चालू भी हो गई है। 70 ऐसी मोबाइल डिस्पेंसरीज प्रदेश में काम करेंगी। अब एक बार दोबारा से आऊंगा आपके पास। एक प्रतिक्रिया गुरदीप जी। हमारे देश में एक राजनीति के अंदर इस वक्त एक सिस्टम चल चुका है और वो है फ्री की कुछ चीजें पब्लिक को दी जाएं। हालांकि उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर बार पलटवार भी करती हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो सभी घोषणाएं करते हैं। किसानों के कर्ज की माफी हो या फिर जो डिफॉल्टर अगर बिजली उपभोक्ता हैं जो अपनी किसी वजह से बिजली के बिल नहीं भर पाए, उनका माफ कर दिया गया हो, उपभोक्ताओं की 74 करोड़ रुपए की राशि माफ कर दी गई हो। जब ये जनता को इस तरह की सुविधाएं दी जाती हैं या उनको राहत, तो हम इसको राहत देखें या फिर इसका कुछ अलग असर पड़ता है लोगों पर? एक तरफ राजनीति में आपने सुना होगा कि उद्योगपतियों के तो कर्ज माफ किए जा रहे हैं, किसानों के क्यों नहीं किए जा रहे। तो ये जो कंपेयर कई बार किया जाता है राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या राजनीति के अंदर, ये किस तरह से आप देखते हैं एक आर्थिक विश्लेषक के तौर पर, चार्टर्ड अकाउंट के तौर पर? नहीं, देखो, कुछ क्योंकि सरकार है, कुछ सरकार की मजबूरियां रहती हैं कि जेड़े पिछड़े लोग हैं या आर्थिक रूप से जो पीछे हैं उनको कुछ मदद करनी, लेकिन उस मदद के रूप में हम एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि जैसे करोड़ों लोगों को देश के अंदर फ्री राशन दिया जा रहा है और एक बहुत बड़ी योजना है, चाहे वो देश में हो चाहे अलग अलग प्रदेशों में। 80 करोड़ लोगों के बारे में कहा जाता है कि फ्री राशन दिए जा रहा है और ये बात तब से शुरू होती है जब से कोरोना काल का हुआ था, लेकिन अभी भी ये बात कही जाती है। अब ये पहलू थोड़े से लंबे हो जाते हैं अगर हम इसकी पूरी विश्लेषण करें, क्योंकि अभी भी बजट में जैसे मनोहर जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि किसानों का जो कर्ज की पेनल्टी है और इंटरेस्ट है उसको माफ कर देंगे, बाकियों का जो अगर वो समय से देते हैं। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा कि वो देरी क्यों हुई या क्या है, मैं उसी बात पे आपके बता रहा हूँ कि जो माफी या फ्रीबीज देते हैं, अभी भी देखो कुछ किलोमीटर दूरी तय करने के लिए फ्रीबीज दी गई हैगी। 200 यूनिट तक के लिए भी बिजली का या जो सा अपना सूर्य पैनल के बेसिस पे है और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट तो बजट में पड़ता ही है। जो जरूरी है तो अलग बात है, अदरवाइज ये फ्रीबीज देना हमारे आर्थिक संकट को और बढ़ाता है। अच्छा। अब हम 80 करोड़ लोगों को किसानों से ही लेके खाना देते हैं, लेकिन किसान किसी भी वजह से मैं ना किसान के फेवर में कह रहा हूँ ना सरकार के अगेंस्ट में कह रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था ट्रिब्यून में था कि एक पर्सन, एजुकेटेड पर्सन, वो अपना जॉब छोड़ के उसने कहा कि मैं कृषि में आता हूँ। ये प्रैक्टिकल न्यूज़पेपर में है, अगर आप ट्रिब्यून का न्यूज़पेपर देखेंगे या फ्राइडे या सैटरडे पिछले का था, वो उसने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा वगैरह किए, हायर एजुकेशन ली, उसके बाद वो एग्रीकल्चर करने लगा। एग्रीकल्चर करके उसने प्रोडक्शन करी, प्रोडक्शन के बाद उसने जो पर किलो की अपनी कैलकुलेशन करी, मैं लोअर साइड पे कह रहा हूँ अभी, वो उसने 8 रुपये करी, 8 से 10 रुपये के करीब करी या 15 रुपये के करीब करी। उसको जो उस प्रोडक्ट का दाम मिला वो 4-5 रुपये मिला।
उसी प्रोडक्ट को मैं मार्केट में लेने जा रहा हूं तो मैं 40 रुपए में लेता हूं। जी, ये कोई भी सरकार है, कोई भी सरकार है, मैं ये नहीं कहता। हरियाणा सरकार ने 14 फसलों पे एमएसपी करी है, रेट भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं किसान उन्हीं चीजों में पिस जाता है कि जो उसका जो लागत भी है, अगर स्वामीनाथन जी की हम रिपोर्ट की बात करते हैं तो C2 + 50% है। ठीक है। कितनी फसलों पे की जा सकती है ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन क्योंकि इस पे आपने बात शुरू करी है तो मैं इसको क्या है कि फ्रीबीज को रोक के जो बेसिकली जो जहां पे जेन्युइन जो लेबर लग रही है उसको उस हिसाब से उसका बेनिफिट दिया जाए। ठीक है सर। रविंद्र ढुल जी, जो स्वास्थ्य का क्षेत्र होता है और लोगों की बीमारियों का इलाज वक्त पर मिल जाए और बेहतर तरीके से मिल जाए तो बहुत सारी सहूलतें और टेंशनें दूर हो जाती हैं लोगों की और सहूलतें मिल जाती हैं। सरकार ने एक और आज घोषणा की है, इससे पहले भी बातें चल रही थी कि 3 लाख रुपए की वार्षिक आय जिन परिवारों, क्योंकि पहले 1,80,000 थी, तो अब उनको भी चिरायु जो योजना है उसका फायदा मिलेगा और इससे करोड़ों लोग फायदा उठा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें आपको नहीं लगता कि जनता के लिए, बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। मैं खुद कहता हूँ ग्रुप पर जो आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस हैं या फिर हेल्थ की जो स्कीम्स हैं वो किसी भी सरकार के लिए क्या आदर्श रूप में वो सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब नेशनल हेल्थ मिशन है, NHM, जो पिछले 30 साल से चल रहा है, उसके तहत भी विभिन्न सरकारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी गई। ये चीज़ें इसलिए चलाई गई थी, ग्रेजुअली धीरे धीरे करके हम प्रोग्रेस करके पहले ग्रामीण स्तर के ऊपर हमने हॉस्पिटल्स को डेवलप किया, क्लिनिक डिस्पेंसरीज को डेवलप किया, तो आज हम इस स्थिति के अंदर, आर्थिक स्थिति के अंदर है कि हम उसके अंदर जो है लोगों को मुफ्त का इलाज दे रहे हैं। तो अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए। इनफैक्ट और भी बढ़ाया जाना चाहिए आगे भविष्य के अंदर, जैसे जैसे सरकार का आर्थिक सामर्थ्य बढ़े उसके हिसाब से उसे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि हम लेकर के आए हैं, इससे पहले कोई कोई चीज नहीं हुई, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं यही इसी पैनल में बस्ट करके चला हूं कि इन्होंने जितने जो आप ग्रामीण क्षेत्र पे जो CSC और PSC डेवलप किए हैं उससे 10 गुना से ज्यादा कांग्रेस अपने राज्य में बना करके गई। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है चौहान साहब। क्या देश के अंदर बार बार यही आती है, बार बार एक बात विपक्ष कहता है कि क्या देश के अंदर सब कुछ जो भी हो रहा है 2014 के बाद ही हो रहा है क्या? इससे पहले देश में कुछ नहीं था क्या? वाजपेयी साहब को भी नहीं मानते। एक क्षण रुकिएगा बस, अब मैं उत्तर देता हूं। आज की डिबेट को रिवाइंड करके आप भी देख लीजिएगा, आपके दर्शक तो देख ही रहे हैं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री जी भी नहीं कहते। जिसने जो किया सबके सामने है, लेकिन हमने इनसे कई गुना बेहतर किया, उसके आंकड़े भी सबके सामने हैं। मैं आपने जो बात कही आयुष्मान भारत की, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू की थी, उसमें लाखों हरियाणवियों को लाभ हुआ था। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम चिरायु हरियाणा इसमें जोड़ करके 1,80,000 तक की आय वाले सभी परिवारों को लाभ देंगे। हमने दिया, फिर यहां पर हम रुके नहीं। हम तो ढुल साहब के कहे अनुसार ही काम कर रहे हैं। ढुल साहब ने कहा और देना चाहिए, हमने कहा सुनिए मित्र, सुनिए तो सही, आयुष्मान तो हमने शुरू किया था। अब हम उसको पहले 1,80,000 तक लेकर के गए, फिर एक उसमें एडिशन किया हमने कि 3 लाख रुपए तक जिन परिवारों की सालाना आय है उन परिवारों को 1,500 रुपए देकर के आयुष्मान भारत चिरायु योजना का लाभ मिल जाएगा। आज के बजट में नासिर भाई मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 3 लाख का जो कैप था हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। अब हरियाणा का कोई भी परिवार जिसकी 3 लाख से 6 लाख रुपए तक आय है परिवार पहचान पत्र में, वो 4,000 रुपए देकर के उस योजना का लाभ ले सकता है। और 6 लाख से ऊपर के भी जो परिवार हैं वो 5,000 रुपए का नॉमिनल कंट्रीब्यूशन साल भर में करके उस योजना का यानी 5 लाख रुपए प्रति परिवार प्रति वर्ष बिना एक पैसा एडिशनल दिए हुए इलाज का, उपचार का लाभ ले सकता है। हम तो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। हमने 500 नई योगशालाएं बनाने का इस बार तय किया है। हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हम बनाएंगे। नई ESI की डिस्पेंसरीज वो इस साल के अंदर बनने वाली हैं। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। हमने तय किया है कि PGI रोहतक, वहां पर लीवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी इस वर्ष वो खड़ी हो जाए, उस दिशा में काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। अभी तक लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता हरियाणा के किसी सरकारी अस्पताल में। हम कदम दर कदम काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं वही आपके सामने बैठकर कह रहे हैं। कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी किया होगा, लेकिन हमने इनसे कई गुना अच्छा करके दिखाया है। बस
आखिरी प्रतिक्रिया गुरदीप जी, संक्षेप में 40 सेकंड में क्या कुछ कहेंगे आप इस बजट को लेकर? ओवरऑल आपको क्या लगता है, और भी जो आप अपनी मर्जी से कहना चाह रहे हैं? बस बजट तो ठीक है, बाकी जब इसके ब्लूप्रिंट्स वगैरह हम पढ़ेंगे उसके बाद थोड़ा ज़्यादा और मालूम पड़ेगा। एक चीज़ में मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा था, जो आपने बात शुरू कर दी SYL को लेकर। SYL के लिए इस बारी 100 करोड़ का प्रावधान किया गया ना। मैंने देख लिया वो इस बारी प्रावधान है, लेकिन मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ गया जो आपने वो ना शुरू किया। गुरदीप जी, वो हर साल सरकारें करती हैं, वो हर बार सब सरकारें मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ जी, क्योंकि वो खर्च ही नहीं होता। सब सरकारें मीन्स पंजाब, हरियाणा, हरियाणा की हर सरकार ने किया है। हरियाणा की हर सरकार ने किया, ठीक है। ये मैं काफी समय से SYL के बारे में सुन रहे हैं, जब हम छोटे थे या स्टडी करनी शुरू करते उसके बाद से है। दुर्भाग्यवश अभी तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। हम चाहेंगे कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है सरकारों से ही कि अगर हर साल वो प्रावधान हो रहा है, क्या वो रिजर्व फंड कहीं पे क्रिएट हो रहा है? अगर वो पैसा यूज नहीं हो रहा तो वो पैसा किस फंड में रखा हुआ है? मेरा ये क्वेश्चन है। आप कुछ कहेंगे इस पर प्रोफेसर साहब? देखिए, जहां तक मेरा जब common यूज होगा sense तब तो, कहती है, जब मैं यूज होगा होगा। एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता। वो प्रावधान इसलिए किया जाता है कि आवश्यकता पड़ी तो खर्च कर देंगे, यूं ना हो कि बजट में कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो अच्छा। जब क्यों उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती तो वो लेप्स होता होगा। SYL पर हमारा कमिटमेंट क्या है? 100 करोड़ एक सांकेतिक फंड है, वो रखा हुआ है। आवश्यकता 200 करोड़ की भी पड़ेगी, 500 की भी पड़ेगी, उसके लिए बजट प्रावधान यानी बजट स्पीच में उसका उल्लेख होना उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बारंबार हमने कहा है जितना चाहिए होगा खर्च कर देंगे। अवसर मेरा तो आए। उसी से रिलेटेड हाँ, था मुहूर्त कि तो आए। जैसे 100 करोड़ है, इस समय अगर 400 जी। करोड़ हो जाता है तो मतलब 300 करोड़ पहले को रिजर्व फंड में रखा हुआ, या इसी वित्त नहीं, वर्ष हम के पानी- बजट में से पानी- आपका होगा? पानी के लिए, सिंचाई के लिए और बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। तो जो सिंचाई की के तंत्र को बेहतर बनाने के लिए प्रावधान हैं, उन पर ऑलरेडी सरकार अलग अलग जगह पर अलग अलग मदों में काम करती है। नहरों के सिस्टम को बेहतर करना, खाड़ों को बेहतर करना, उस पर तो ऑलरेडी काम चल ही रहा है। तो मतलब मैं अगर अपनी टर्म्स में यूज करूं तो ये रविंद्र कंटीजेंट जी। लायबिलिटी है, या वही नासिर- तो करेंगे। नासिर, जो इनका बजट है आप उसको एनालाइज करिए। बजट के अंदर हमेशा इसकी घोषणा जो इनके द्वारा की जाती है, लेकिन प्रावधान जो है ये लिखते हैं कि भी हमें ऐसा, लेकिन बजट में किसी भी जगह पे कहीं भी टेबल के अंदर SYL की एंट्री आपको नहीं दिखेगी। आप खुद उसको असेस कर सकते हैं कि किस प्रकार का ये फर्जी प्रचार करते हैं। अच्छा, आप भी फर्जी करते थे? नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगा था। ना। मेरा आप क्वेश्चन आप आज कांग्रेस में हैं, आप लोकदल में भी रहे हैं, आपकी सरकारें भी यही सर, करती हमारे थी। समय का निकालिए, वो फर्जी नहीं है। फर्जी इनका दिखा कैसे रहा हूं है? मैं कह मैं रहा इनका हूं, दिखा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं इनका दिखा रहा हूं कि ये आप दिखाइए ना। तो परंपरागत भाई रूप से पैसा यूं का 1 यूं रुपया रहा आया, है। 1 तो रुपया कांग्रेस कहाँ फर्जी करती थी क्या? 1 रुपया कहाँ आया और कहाँ से गया? मैं तो ये सीधी कह रहा बात, हूं। बिल्कुल सीधी बात ये है कि हर सरकार करती रही है। हम मैंने- इनसे ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ खड़े हैं। कोई प्रतिबद्धता जितना नहीं है, चाहिए केंद्र होगा आपकी उतना सरकार खर्च बनवाई करेंगे। है SYL। महाराज कोई महाराज प्रतिबद्धता नहीं है महाराज, आपकी। आप करते थे तो मीटिंग ठीक तक था, नहीं कर पा रहे हैं हम आप। करते हैं तो आप उसे कह आप रहे हैं कि मीटिंग गलत तक नहीं है। करवा पा रहे हैं, नहीं। छोड़िए बातों को, प्रतिबद्धता। हम ही तो प्रतिबद्धता के साथ हम तो काम कर रहे हैं। 2004 से जीते हुए हैं। हाँ, क्या कर क्या जीते रहे हुए हैं हैं। जब 10 साल से सरकार में आप क्या कर रहे हैं? राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति के पास का रेफरेंस कौन सुप्रीम कोर्ट गया? में पेंडिंग था। जब राष्ट्रपति सुप्रीम के कोर्ट पास लेके कौन गया उस रुको महाराज, रेफरेंस को? बस ये सर। एक उत्तर दे दूं। जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति में के पास लेकर के प्रेसिडेंशियल कौन गया है? रेफरेंस ये तो पेंडिंग था, बताइए। 10 साल आप सत्ता में थे, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर नहीं एक लेके। कदम नहीं बढ़े थे। कौन दो कहता साल- नहीं बढ़े थे? एक कदम नहीं बढ़े कैसे थे। कह सकते हैं आप हमने नहीं बढ़े लड़ाई थे? की, हमने कौन कहते हैं सुनवाई नहीं की? फिर झूठ। बताइए कितनी नासिर, तारीखें कितने लगी थी? झूठे? कितनी तारीखें नासिर, लगी थी? कितने अब यूं झूठे? झूठे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं ना, इतने झूठे हैं। रिजल्ट मैं कब यहाँ पे आया? लेकिन देखिए, कुल परिणाम मिलाकर कब आया? बात है कि परिणाम SYL कब पर आया? तो सब चाहे हरियाणा परिणाम में कब आया? बहुत चर्चा है, मैं तो नतीजा कह रहा हूं, इन- और हरियाणा की जनता ऑर्डर में हमारे चर्चा है समय कि में सभी आया, पार्टियों ने पैरवी राजनीति की हमने है, मौके की, सबको आपके मिले समय हैं। में तो सुनवाई भी नहीं सुप्रीम हुई। कोर्ट का हवाला दिया जाता रहा कई बार, और कई बार ये कहा जाता रहा कि दोनों तरफ एक ही सरकार हो तो तभी मसले का हल हो सकता। तो ऐसा भी जनता ने मौका दिया, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चा को यहीं विराम देते हैं आप सभी का। बजट को लेकर जाहिर सी बात है कि बहुत सारी घोषणाएं हुई, बहुत सारे लोगों को पसंद आया बजट, बहुत सारे लोग इसमें कमी भी निकालेंगे, ये हमेशा होता है। लेकिन जो भी घोषणाएं हुई हैं, जो भी ऐलान किए गए हैं, जो भी प्रावधान किए गए हैं, उम्मीद है कि उसका फायदा जल्द से जल्द और जो जो समय सीमा निर्धारित की गई है इस बजट के लिहाज से जनता को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरदीप सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, विजेंद्र रेड्डी जी आपका बहुत शुक्रिया, रविंद्र साहब आपका बहुत शुक्रिया, और प्रोफेसर वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।